हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम स्टोरेज अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल इस वीडियो में जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टोरेज अकाउंट के बारे में बात करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि स्टोरेज अकाउंट में रिडंडेंसी क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको थ्योरेटिकली पहले हम समझ लेंगे कि LRS, ZRS, GRS और GZRS क्या होता है और हमको कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसके बाद स्टोरेज अकाउंट में क्या क्या टाइप के स्टोरेज होते हैं, तो वो आते हैं जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, टेबल स्टोरेज एंड क्यू स्टोरेज। ये हम 4 टाइप के स्टोरेज होते हैं स्टोरेज अकाउंट में। इसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फाइनली इसमें कुछ मिसलेनियस सिक्योरिटी ऑप्शंस जो एज्योर प्रोवाइड करता है स्टोरेज के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कैसे हम पर्टिकुलर आईपी को अलाउ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर हमें प्राइमरी की, सेकेंडरी की क्या होती है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर क्या होता है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से और इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट से तो खैर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट ये भी चीज़ें हमें जानना एकदम ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम LRS, ZRS, GRS और GZRS क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो LRS stands for locally redundant service और सिमिलरली Z is for zone, G is for geo और अगेन GZ is for geo zone। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने रीजन समझा होगा हमारे पहले वीडियो से जो हमने कवर किया था लास्ट प्रीवियसली कुछ वीडियोस में कि रीजन और जोन क्या होते हैं। तो समझ लीजिए कि ये हमारा एक रीजन है और इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल इंडिया रीजन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया रीजन है। अब रीजन के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जोन होते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3 जोन बनाता हूँ, जोन 1, जोन 2 और एक जोन यहाँ पे जोन 3 बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको भी नाम देते हैं जोन 1। मैं Z1 दे देता हूँ यहाँ पे जस्ट टू सेव सम टाइम। Z2 और ये जोन 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जोन हो गया। अब जोन के अंदर अलग अलग डेटा सेंटर्स भी होते हैं। हो सकता है मल्टीपल डेटा, मोर देन 1 डेटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर्स हो गए। अब क्या होता है जब हम स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो बनाते समय में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन देता है कि आप स्टोरेज अकाउंट जो बना रहे हैं, आप किस टाइप का स्टोरेज अभी रिडंडेंसी उस पर आप चाहते हैं। तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं LRS, ZRS, GRS, RS, GRS। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि हम पहला ऑप्शन है LRS। तो LRS के केस में क्या होगा कि आपने जो भी डेटा को इस रिडंडेंसी में आपने रखा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी डेटा की 3 कॉपीज़ यहाँ पे किसी एक डेटा सेंटर में फिजिकली एक लोकेशन पे बना करके दे देगा। तो यहाँ पे 3 कॉपीज़ होगी, तो ऐसे करके 3 कॉपी बनाएगा, तो किसी एक लोकेशन पे आपका सेव करके जाएगा। तो LRS स्टोरेज हमेशा जब भी आप बनाएंगे तो किसी एक लोकेशन पे एक रीजन के किसी एक जोन के अंदर किसी पर्टिकुलर एक डेटा सेंटर में 3 कॉपीज आपकी अवेलेबल होंगी। तो मान लीजिए अगर एक कॉपी अगर करप्ट होती है तो भी आपके पास 2 कॉपी अवेलेबल रहेंगी, अगर दूसरी भी रहती है तो तीसरी भी अवेलेबल होती है। तो इस केस में आपका डेटा लॉस बहुत ही कम चांसेस रहते हैं डेटा लॉस होने के। तो आप जब भी बनाओगे, बट आपको एक ही कॉपी अवेलेबल होती है, बाकी की 2 कॉपी अवेलेबल नहीं होती है। वो माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड में मैनेज करता है। बट आर्किटेक्चरली जब भी आप एक भी फाइल अपलोड करते हैं, कॉपी करते हैं, कुछ भी रखते हैं स्टोरेज अकाउंट में, चाहे कुछ भी फाइल हो, उसकी 3 कॉपीज बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट बना के रखता है, ताकि अगर आपकी प्राइमरी कुछ फाइल में दिक्कत आए तो बाकी के 2 कॉपीज अवेलेबल रहें। तो इससे आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि इनकेस मेरा प्राइमरी करप्ट भी होता है तो आपके पास अलग 2 कॉपी सेफली अवेलेबल है और आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं ZRS में। तो ZRS में क्या होता है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो लीजिए कि मान लीजिए कि एक रीजन है और आपका डेटा सेंटर ये पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो अगर मान लीजिए आपका स्टोरेज बहुत ही क्रिटिकल है और आपको हाईली अवेलेबिलिटी चाहिए और आप उसको लूज़ नहीं कर सकते एट एनी सर्कमस्टांसेस, तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट ये सजेस्ट करता है कि आप
LRS ना लेकर के, जो कि एक डेटा सेंटर में कंसंट्रेटेड है, आप जोन कीजिए। अब क्या होता है कि जोन में लेने से, कि अगर हम ZRS पे जाते हैं, ये हम इसको ले लेते हैं, इसको मैं बोलता हूँ LRS वाला टाइप, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड LRS। लेकिन अब हम जोन में क्या करेंगे, तो जोन में क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट कि आपकी एक कॉपी यहाँ रखता है, 3 कॉपी इसमें भी बनाता है, लेकिन एक कॉपी इस डेटा सेंटर में हो जाएगा। अब डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आ दीजिए, यहाँ से समझिए, दोबारा से मैं करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी एक कॉपी यहाँ अवेलेबल है, इस जोन में अवेलेबल है, इसको हम कॉपी, इसका नाम देते हैं कॉपी 1, C1 दे देते हैं, और एक कॉपी यहाँ पे आपको बना के रखता है जोन 2 में, इसका भी ना, और एक कॉपी बना के रखता है जोन 3 में, तो इसको भी हम कॉपी 2 रख सकते हैं कि किसी भी एक फाइल की, और एक कॉपी यहाँ पे बना के रखता है। तो जब भी आप ZRS चूज करेंगे तो आप पर्टिकुलर एक डेटा सेंटर, एक फिजिकल लोकेशन में आप नहीं डाल सकते हैं। आप ये हो सकता है आपका एक जोन, मतलब ये हो सकता है, नहीं ये होगा ही होगा कि आपकी एक कॉपी जोन 1 में रहेगी, एक कॉपी जोन 2 में रहेगी, और एक कॉपी जो तीसरी कॉपी है वो जोन 3 में रहेगी। तो इनकेस अगर जोन पूरे रीजन में अगर 3 जोन है, अगर एक जोन डाउन भी होता है तो दूसरा जोन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और दूसरा भी डाउन होता है तो तीसरा जोन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब मान लीजिए जैसे कि एक और सिनेरियो लेते हैं कि आपको डेटा ऐसा चाहिए कि अगर पूरा रीजन ही डाउन हो, तो पूरा रीजन ही डाउन हो, तो उस केस में भी माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबिलिटी देता है कि अगर चाहते हैं कि अगर जोन भी डाउन है फिर भी आपका डेटा अवेलेबल रहे, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट करता है आप बाकी के दो जो GRS और ZRS है उसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए सेंट्रल इंडिया हो गया, अब इसको हम मान लेते हैं कि साउथ इंडिया है, अब ये जोन दूसरा हो गया, ठीक है। तो अगर इन केस आपका डेटा आप चाहते हैं कि एकदम क्रिटिकल है, आप एट एनी कॉस्ट पूरे रीजन भी डाउन हो जाए फिर भी आप लूज नहीं करना चाहते, उस केस में आप इस दो ऑप्शन में GRS और ZRS में में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब GRS क्या होता है, जैसे कि नेम दिया जियो रिडंडेंट सर्विस। अब GRS में क्या होता है कि यही चीज़ें रहती हैं, ये वाली, मान लीजिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 कॉपी आपको अवेलेबल रहेगी और एक कॉपी आपकी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे भी मैं जोन देता हूँ, यहाँ पे भी हम 3 जोन बना लेते हैं, एक जोन यहाँ पे, एक जोन यहाँ पे और एक जोन यहाँ पे। तो आपको एक सिंगल कॉपी यहाँ पे मिलेगी ये GRS के केस में, और एक कॉपी फिर से असिंक्रोनसली 3 कॉपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ पे भी 3 कॉपी अवेलेबल मिलेंगी। अब माइक्रोसॉफ्ट फिर से एक बार और समझते हैं कि GRS के केस में जो जियो रिडंडेंट होता है, आपको यहाँ पे लोकली LRS मिलेगा, LRS मतलब लोकली LRS मिलेगा, प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक कॉपी यहाँ पे डाल देगा और इवेंचुअली वो 2 कॉपी और क्रिएट करेगा। तो आप भले 3 जोन है, यहाँ पे भी LRS ही रहेगा, यहाँ पे LRS रहेगा, बस आपका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे 3 कॉपी रहेगा और प्लस एक कॉपी आपकी साउथ इंडिया में भी अवेलेबल रहेगी। सो इन केस पूरा रीजन अगर डाउन भी होता है तो इन केस ऑफ GRS आपको एक कॉपी साउथ इंडिया में भी मिलेगी। अब सिमिलरली अब केस लेते हैं GZRS, जियो जोन रिडंडेंट, जैसे कि नेम समझ कर इसमें जोन होता है। तो अब उस केस में माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि आपकी 3 कॉपीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगी जोन के केस में, और एक कॉपी यहाँ से कॉपी करेगा, पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन में कॉपी हो जाएगा, यहीं पे दे देते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा जोन की रिडंडेंसी बोलती है GZRS में, और एक कॉपी यहाँ पे भी रहती है। बस यही फ़ायदा है कि GRS में आपको एक लोकली रिडंडेंट स्टोरेज मिलता है, अब प्लस एक कॉपी यहाँ मिलती है। GZRS में पूरा एक जोन मिलता है और एक कॉपी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, इसको हम बोलते हैं GZRS, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। अब लेकिन एक चीज़ इसमें और समझने वाली बात है कि आप जब अगर प्राइमरी लोकेशन यहाँ पे है तो उसी एक कॉपी को एक्सेस कर पाएंगे, जो सेकेंडरी वाला लोकेशन का जो डेटा है आपको रीड फॉर्म में नहीं मिलता है। आपको अगर डेटा एक्सेस भी करना हो तो पहले आपको पूरा फेल ओवर करना पड़ेगा, और जब फेल ओवर हो जाएगा तब जा कर के ये प्राइमरी बनेगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा और आप एक्सेस कर पाएंगे। तब कुछ समय में रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमको ये जो सेकेंडरी वाला डेटा है एटलीस्ट हमें रीड एक्सेस तो मिले,
तो उस केस में दो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट और सजेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं GRS और RAGRS। अब RAGRS में क्या होता है, आपको इसमें भी रीड एक्सेस मिल जाता है, जो आपका डेटा है इसमें एटलीस्ट रीड, जो सेकेंडरी डेटा है उसको रीड एक्सेस मिल जाता है, इसमें भी आपको रीड एक्सेस मिल जाता है। तो ये अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब स्टोरेज अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे तो यही चार ऑप्शन आपको ऑप्शन क्रिएट करने के लिए आएंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और शॉर्ट नट सेल में समझ लेते हैं। LRS आपको एक फिजिकल लोकेशन में किसी एक रीजन के अंदर एक रीजन के अंदर किसी एक जोन में एक फिजिकल लोकेशन पे आपको 3 कॉपीज मिलेंगी। ZRS में आपको 3 कॉपी मिलेंगी 3 अलग अलग जोन में। RAGRS में क्या होता है, जब आप सेकेंडरी रीजन में भी आप अपना डेटा चाहते हैं तो आप एक यहाँ पे 3 कॉपी एक सिंगल लोकेशन मिलेंगी और यहाँ पे भी LRS ही मिलेगा। जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज के केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे तीनों जोन में कॉपी मिलेंगी और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक LRS भी यहाँ पे कॉपी करके आपको देगा। बस इतना ही डिफरेंसेस है। आपको अपने डेटा के हिसाब से और कितना अवेलेबिलिटी चाहिए आपको डेटा को, उस हिसाब से आपको उसको प्लान करके कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टोरेज चाहिए। अगर कम अवेलेबिलिटी चाहिए तो LRS जा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अवेलेबिलिटी चाहिए तो ZRS जा सकते हैं, और भी चाहिए कि आपको एट एनी सर्कमस्टांसेस आपका डेटा लॉस ना हो तो आप सेकेंडरी रीजन वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये रिडंडेंसी के बारे में हुआ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, और बनाते समय ही समझेंगे कि ये सारे स्टोरेज टाइप होते क्या हैं और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स हॉप ओवर टू द जो स्टोरेज पोर्टल। तो हम स्टोरेज पोर्टल पे आ गए हैं। तो सबसे पहले काम हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता हूँ। आई क्लिक्ड ऑन स्टोरेज अकाउंट बटन एंड दिस इज़ व्हाट आई गेट। तो यहाँ पे देखेंगे फिर हमें कुछ डिटेल भरने के लिए बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया स्टोरेज अकाउंट भी बनाने के लिए रिसोर्स ग्रुप भी बना लेता हूँ। तो मैं इसको नाम देता हूँ डेमो STG RG। RG स्टैंड फॉर रिसोर्स ग्रुप। अब यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट, अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि जो भी हम नाम देंगे एक ग्लोबली यूनिक रहना चाहिए। अब यूनिक क्यों रहता है, इसका एक ही कारण है कि हमें एक URL मिलता है, DNS मिलता है जब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। तो वो यूनिक होता है ग्लोबली, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हम स्टोरेज अकाउंट नाम दें ग्लोबली यूनिक देते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं यूनिक नाम देने के लिए। तो मैं देता हूँ डेमो एज्योर STG, देखते हैं आता है कि नहीं। तो आई बिलीव ले लिया। जनरली ग्रीन टिक देता है, आई नॉट श्योर क्यों नहीं ग्रीन टिक दे रहा है। और मैं रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया। आगे मुझे पूछ रहा है किस टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम में इतना ही डिफरेंस होता है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था प्रीमियम ले लीजिए, और थोड़ा कम परफॉर्मेंस में भी आपका काम चल जाएगा तो स्टैंडर्ड ले लीजिए। आप इसमें भी जो वो सारे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी सारे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट जो आता है रिडंडेंसी का ऑप्शन आता है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया अभी तक। तब देखेंगे ये सारे ऑप्शन LRS GRS ZRS RAGRS जो हमने बात किया है वही है। तो फिलहाल हम, क्योंकि हम टेस्ट पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, हमको डेटा अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम LRS लेके जाएंगे। बट इन केस ऑफ प्रोडक्शन मोस्टली रिकमेंडेड होता है प्रोडक्शन केस में कि हम एटलीस्ट GRS तो लें, या फिर आपका डेटा हाईली क्रिटिकल हो, आप नहीं चाहते हो कि एट एनी सर्कमस्टेंस आप लूज़ नहीं करना चाहते हो, डेटा लॉस नहीं करना चाहते हो, उस केस में आप सेकेंडरी रीजन वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एडवांस पे। हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। नेटवर्किंग, यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है। इस समय मैं पब्लिक एक्सेसिबल चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिकली एक स्टोरेज अकाउंट एक्सेसिबल हो। और लेकिन अलग से देखेंगे 3 और ऑप्शन इनेबल है। इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम सेलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क एंड IP एड्रेस। तो ये क्या होता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि कोई अगर आपके पास वर्चुअल नेटवर्क है, जैसे कि मुझे ये देख लिया फाइल टेस्ट VNet करके है, तो हम चाहते हैं कि इसी VNet से स्टोरेज अकाउंट एक्सेस हो, तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। उस केस में हमको इनेबल चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई हम एक्सेस ही नहीं कर पाए, तो मैं डिसेबल पे कर सकता हूँ, और इससे कोई नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस केस में अगर एक्सेसिबल चाहते हैं तो हमको प्राइवेट एंड पॉइंट
क्रिएट करना पड़ेगा। अब प्राइवेट एंड पॉइंट क्या है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अब जब ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्किंग के सेक्शन में कवर करेंगे, आने वाले एक या 2 वीडियो में कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बस यही समझिए कि अगर पब्लिक एक्सेस चाहते हैं, ये स्टोरेज अकाउंट पब्लिकली एक्सेसिबल हो, कोई एक्सेस कर पाए, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि मेरा ऑलरेडी नेटवर्क एज्योर पे है और उसी नेटवर्क से स्टोरेज अकाउंट अवेलेबल हो, या उस नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर आईपी से ही एक्सेसिबल हो, उस केस में हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम सेलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क एंड आईपी एड्रेसेस, ओके। और चाहते हैं कि हम कोई एक्सेस न कर पाए, पर्टिकुलरली प्राइवेटली एक्सेसिबल हो, उस केस में ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली एक्सेसिबल रहे, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ इंक्रिप्शन में भी ये देखिए ऑप्शन था सॉफ्ट डिलीट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लॉब स्टोरेज होता है, कंटेनर होता है, फाइल शेयर होता है, ये बोला सॉफ्ट डिलीट। अब सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि जब आप मान लीजिए स्टोरेज अकाउंट में डेटा रखते हैं और डिलीट करते हैं, बट आप चाहते हैं कि एक सॉफ्ट डिलीट इनेबल करें, तो सॉफ्ट डिलीट इनेबल करने से क्या होता है कि आप डिलीट तो कर देते हैं, स्टोरेज अकाउंट में आपको डेटा नहीं दिखेगा, बट माइक्रोसॉफ्ट जितना टाइम यहाँ पे देंगे उतना दिन तक रिटेन करके डेटा रखेगा। इससे फ़ायदा एक होता है कि ले सपोज कि आप एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक कुछ डेटा आप डिलीट करते हो, और तो अगर हम इनेबल करके रखें सॉफ्ट डिलीट, तो हमें 7 दिन तक ये डेटा प्रिजर्व करके रखता है, और हम चाहें तो वापस रीस्टोर कर सकते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट में डेटा इसको। तो इसका यही बेनिफिट होता है कि एक्सीडेंटली अगर कोई डेटा डिलीट भी होता है तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे, बस। तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के स्टोरेज अकाउंट को आप रिटेन करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। अभी हमें चाहिए नहीं तो हम डिसेबल कर देंगे, हमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। इस समय बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट माइनस की के थ्रू जाते हैं, कुछ नहीं करते, और रिव्यू एंड क्रिएट या इस क्रिएटेड। तो अभी देखिएगा, तो हमें स्टोरेज अकाउंट बन के आया। ओवरव्यू सेक्शन में आप देखेंगे तो कौन सा रिसोर्स ग्रुप बनाया, किस सब्सक्रिप्शन में बनाया, ये सारा चीज़ें दिखेंगी आपको। और यहाँ पे देखेंगे डेटा स्टोरेज में 4 टाइप के हमें स्टोरेज हमें मिल रहे हैं। एक कंटेनर बनाने के लिए बोल रहा है, जिसको हम ब्लॉब बोलते हैं। दूसरा फाइल शेयर है, क्यू है, और टेबल है। अब सबसे पहले कंटेनर है, तो कंटेनर को ही समझ लेते हैं। इस कंटेनर को हम ब्लॉब स्टोरेज बोलते हैं। अब ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है? सो ब्लॉब स्टोरेज में आप किसी टाइप के बाइनरी डेटा, फाइल, टेक्स्ट, कुछ भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो आपके पास रख सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन की बाइनरी जो लॉग फाइल्स हो, आपको एक्सेल शीट अपलोड करना चाहते हैं, या फिर पहले आती थी एक VSD, जो भी डिस्क हमारी होती है, वो भी डिस्क भी अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो उसको अपलोड करने से पहले ये माइक्रोसॉफ्ट बोलता है हमें कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है। तो कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आते हैं कि कंटेनर्स क्या होता है स्टोरेज अकाउंट में, तो आप बोल सकते हैं ये ब्लॉब स्टोरेज होता है। जब भी ब्लॉब स्टोरेज हमें रखना होता है स्टोरेज अकाउंट में, तो हम कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। तो हम इसको मैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ब्लॉब ही नाम देता हूँ, ब्लॉब STG, और मैं क्रिएट करता हूँ। तो हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया, और मैं चाहूँ तो अपना कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ यहाँ से ब्राउज करके, और यहाँ पे दिखेगा हमें। तो लेट्स सी डाउनलोड्स में अगर कुछ है मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं यही कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। लेट्स सी अपलोड हो जाएगा। अब देखिए मेरा PDF फाइल है कुछ, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मैं करने का यही पर्पज़ है कि ये फाइल आप कोई भी टाइप का फाइल, स्टोरेज, इमेज, बाइनरी, कुछ भी अगर आपको स्टोर करना है, कोई फाइल आपको स्टोर करना है, आप उसके लिए आप ब्लॉब स्टोरेज यूज़ करोगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, आप डायरेक्ट आ करके लोड कर दोगे। और अलग अलग तरीके होते हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पोर्टल पे आके अपलोड नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए एजेट कॉपी टूल होता है, पावर सेल के थ्रू कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ऑलरेडी आपने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है और चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन इसको एक्सेस करे, उस केस में आप इसको शेयर एक्सेस सिग्नेचर दे सकते हैं। तो शेयर एक्सेस सिग्नेचर जनरेट किया जाता है। जनरेट करने के बाद आपको एक URL मिलता है। तो कोई अगर आपकी कोई एप्लीकेशन टीम है, वो चाहती है कि हमारा अगर जो डेटा उन्होंने चाहे आपने स्टोरेज अकाउंट में रखा हुआ उसको एक्सेस करना है, और बोलेंगे कि भाई हमको एक्सेस कैसे करना है, चाहे SASS की दे दो, चाहे
URL दे दो जिसके थ्रू हम एक्सेस करें, उस केस में आप ये SASS टोकन उनको दे सकते हैं और इसी के थ्रू वो एक्सेस करेंगे। अब SASS टोकन क्या है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो कि आप एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हो कि भाई कब तक ये चलेगा और कितने देर बाद एक्सपायर हो जाएगा और उसके क्या क्या लेवल एक्सेस होंगे। तो ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन टीम को शेयर करोगे या किसी को स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस लेना है एप्लीकेशन के थ्रू, उसको या तो SASS URL दे दोगे या SASS टोकन दे दोगे और उनका ये उनके पास फिर किस टाइप का एक्सेसिबिलिटी हो वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे और उसका टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो। तो इस तरह से आप उनको एक्सेस कराओगे। और मान लीजिए मैन्युअली करना है तो आप जा करके सीधे अपलोड भी कर सकते हो। और एक टूल और आता है स्टोरेज ब्राउज़र, स्टोरेज एक्सप्लोरर पहले था, अब स्टोरेज ब्राउज़र। ये टूल भी आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो इसको, और यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं, बट फॉर द टाइम बिंग कंटेनर को समझना है तो ब्लॉब है। अब ब्लॉब क्या है, उसमें दो तरीके के ब्लॉब आते हैं, पेज ब्लॉब और ब्लॉक ब्लॉब। उसको आपको डिटेल में नहीं समझने की ज़रूरत है, अगर समझना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट से डॉक्यूमेंटेशन समझ लें। बट उसमें यही बताया गया है कि आप इस जो ब्लॉब स्टोरेज है उसमें अलग अलग तरीके के फाइल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, चाहे वो आपकी कोई भी पर्टिकुलर फाइल हो या फिर HTML फाइल हो, लॉग फाइल हो, किसी भी तरह का फाइल हो, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइल शेयर। सो फाइल स्टोरेज इज बेसिकली नथिंग। मान लीजिए कि आप एक कॉमन स्टोरेज बनाते हैं, कभी आपने अगर ऑलरेडी इंफ्रा में काम किया हो तो आप समझ रहे हो कि भाई हमारे फाइल स्टोरेज है। फाइल स्टोरेज में क्या होता है कि आपके पास एक कॉमन स्टोरेज होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बना के, आपके ऑर्गेनाइजेशन बना के देती है, और वो स्टोरेज आप अलग अलग डिवाइसेस पे मैप कर सकते हो सो दैट कि जो आप कॉमन जो फाइल्स हैं वहाँ से लोग एक्सेस कर पाएँ। कई बार बहुत सारी फाइलें होती हैं, कॉमनली यूज होती हैं, और उसको एक कॉमन लोकेशन पर रखा जाता है और वहाँ से जो चाहे वो एक्सेस कर सकता है। तो चलिए देखते हैं फाइल शेयर बनाते कैसे और एक्सेस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए फाइल शेयर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट फाइल शेयर करके डाल देता हूँ, शेयर करके इसका नेम देता हूँ और मैं सिर्फ रिव्यू और क्रिएट पे कर देता हूँ। देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक ये चल रहा है। बैकअप मुझे इनेबल नहीं करना था, बट एनीवे एक क्रिएट हो गया। अब कनेक्ट करने का ऑप्शन आया, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस के कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मान लीजिए मैं विंडोज़ चाहता हूँ और मैं उसको ड्राइव लेटर, अलग अलग ड्राइव लेटर असाइन कर सकते हैं, जैसे CD ड्राइव आती है विंडोज़ में। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो जेड है वैसे देता हूँ और शो स्क्रिप्ट पे करेंगे तो एक स्क्रिप्ट खुल के आएगी। इस स्क्रिप्ट को जा करके बस आपको अपने कंप्यूटर पे या फिर सर्वर पे जहाँ पे भी मैप करना चाहते हैं वहाँ मैप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक मेरा VM चल रहा है, इसी पे मैप करके देखते हैं। तो मैप करने के लिए आप बस अपना पावर सेल खोलिए, पावर सेल ISC बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जहाँ पे भी अगर आपका विंडोज़ लैपटॉप है या फिर सर्वर है, उस पर आप पावर सेल ISC खोलिए, इसको पेस्ट कीजिए और सिंपली इसको रन कर दीजिए। मेक श्योर कि 445 पोर्ट अलाउड हो। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर ब्लॉक करके रखा हो, तो उनसे करना पड़ेगा, और आपके फायरवॉल में भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हमारा 445 पोर्ट अलाउड हो आपके फायरवॉल में, अगर लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो देखिए, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेसफुली ऐड हो गया। हम चल के देखते हैं, और दिस PC, तो हमारा टेस्ट फाइल शेयर ऑलरेडी मैप हो गया है। मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर कुछ, अगर टेस्ट डॉक, अब यहाँ पे मैंने फाइल एक बनाई और यहाँ पे रख लिया अपने मैप ड्राइव में। चल के देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है क्या। तो ओवरव्यू में गए, ब्राउज में जाएंगे तो हमारा टेस्ट फाइल दिख रहा है। तो ऐसे इसी फाइल को, तो मान लीजिए एक फाइल शेयर बना लिए और इसको जिस सर्वर पर जहाँ पे भी मन किया आप मैप किए जहाँ पे ज़रूरत है, और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फाइल या जो भी सेटअप हो, फाइल सेटअप हो या फिर एप्लीकेशन हो या फिर कुछ कोड हो, यहाँ पे डाल सकते हैं और कॉमनली एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग सर्वर पे, डिवाइसेस पर, जहाँ पे भी आप चाहें। तो दिस इज़ हाउ फाइल शेयर वर्क्स। अब इसमें भी हमने जिस स्टैंडर्ड लिया है, आप प्रीमियम लेते तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता, तो आप डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्सेसिबिलिटी, किस टाइप का परफॉर्मेंस चाहते हैं, उस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इन नटसेल फाइल शेयर यही होता है कि आप वहाँ पे कॉमन फाइल स्टोरेज बनाते हो और अलग अलग डिवाइस के साथ मैप कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्सेस दोज फाइल अक्रॉस द डिवाइसेस वेर एवर यू वांट टू एक्सेस। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है क्यू स्टोरेज और टेबल स्टोरेज।
क्यू स्टोरेज बेसिकली एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। तो उसमें क्या है, आप थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आपको अगर प्रोसेस करना हो और सिंक्रोनसली 1 by 1, तो आप क्यू स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। टेबल स्टोरेज में क्या होता है कि आपको एक टेबल क्रिएट करके मिलता है, तो आप नो सिक्वल डेटा यहाँ पे टेबल नो सिक्वल डेटा स्टोरेज आप बना सकते हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये यूज होगा आपके एप्लीकेशन टीम के द्वारा कि अगर नो सिक्वल डेटा है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो उस केस में आपको टेबल स्टोरेज आपको यूज होता है। सो ये 4 तरीके के स्टोरेज अकाउंट होते हैं। अब कुछ चीज़ें जो सिक्योरिटी के बारे में मुझे डिस्कस करनी थी, जैसे कि हमने बताया, उसके लिए एक चीज़ ये समझना है कि नेटवर्किंग में बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑल नेटवर्क सेलेक्ट कर दिए। अगर हम इनेबल कर दें बीच वाला, तो एक कह रहा है कि हम पर्टिकुलर नेटवर्क ही, अभी जो हमने डिस्कस किया था, पर्टिकुलर नेटवर्क ही हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कोई आईपी ऐड करना है, अगर वो आपने सेलेक्ट किया है, तो आप अपने पर्टिकुलर आईपी भी ऐड कर सकते हैं, तो ये स्टोरेज अकाउंट उसी आईपी से एक्सेस हो जाता है। तो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया है और मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर आईपी से ही एक्सेस हो या पर्टिकुलर नेटवर्क से ही एक्सेस हो, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो आप बोल सकते हैं कि हम नेटवर्किंग अंदर एक फायरवॉल का सेक्शन होता है, उस सेक्शन में आएंगे और हम बस ये ऑप्शन इनेबल कर देंगे कि पर्टिकुलर नेटवर्क से ही अलाउड हो या पर्टिकुलर आईपी से, और तब जा करके हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है एक्सेस कीज़। अब मान लीजिए कि मेरा ये स्टोरेज अकाउंट है और हमको किसी लोगों को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हमें एक्सेस की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी रेंडमली एक्सेस कर लेगा। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने की दिया और कनेक्शन स्ट्रिंग दिया, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी को देना है, किसी एप्लीकेशन टीम को देना है कि मुझे एक्सेस करना है, तो उनको एक कीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसका भी ड्यूरेशन रोटेट कर सकते हैं कि कितने दिन में आप रोटेट करना चाहते हैं। आप खुद से मैनुअली भी आके इसको रोटेट करें। रोटेट इन द सेंस एक की आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप 2 एक्सेस की मिलती है, एक प्राइमरी की 1 मिलती है और एक की 2 मिलती है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, जो कि हमने बात किया था। इस केस में मोस्टली यूज होता है कि आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कुछ सर्टेन फाइल्स या टाइप्स ऑफ स्टोरेज पे आप परमिशन देना चाहते हैं। मान यहाँ पे देखिएगा कि किस किस सर्विसेज को परमिशन देना चाहेंगे, किस टाइप के परमिशन देना चाहेंगे और कितने ड्यूरेशन के लिए देना चाहते हैं, वो करके आप जनरेट कर सकते हैं सेस टोकन, और आपको सेस टोकन जनरेट करके मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने जनरेट किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जनरेट करके आप सेस टोकन को यूज़ कीजिए, उसको एप्लीकेशन टीम को दीजिए, और जब भी चाहेंगे तब भी आप जा करके जब चाहते हो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सेस सिग्नेचर का शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का यही मतलब होता है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है, समझना भी है, तो एक तो ये समझना पड़ेगा, नेटवर्किंग वाला समझना पड़ेगा। एक आता है प्राइवेट एंड पॉइंट। प्राइवेट एंड पॉइंट में अभी इतना ही समझ के लिखिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क के अंदर ही मेरा नेटवर्क का ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर ना जाए और फिर भी मैं स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर पाऊँ, उस केस में प्राइवेट एंड पॉइंट यूज होता है। तो प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है, एक आईपी मिल जाती है स्टोरेज अकाउंट को, जो आपके नेटवर्क का ही पार्ट होता है, और जब भी आप कम्युनिकेट करना है उस आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उस केस में आपकी ट्रैफिक नेटवर्क आपके वर्चुअल नेटवर्क से, चाहे आपकी प्राइवेट नेटवर्क से बाहर नहीं जाती है। तो ऑन अ नटसेल ये सिक्योरिटी में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो होप आपको इस वीडियो से स्टोरेज अकाउंट के बारे में अच्छा नॉलेज मिला होगा और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सीखा हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।